हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हेलो। तो देखिए, आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पढ़ाई से हटकर। काफ़ी चीज़ें हम लोग ने पढ़ ली, बहुत ढेर सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। अब ये जो टाइम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? यहाँ पर आपको अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बरकरार रखना है। दूसरी चीज़, आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को आपने प्रिपेयर किया है। जो आपने चीज़ें प्रिपेयर करी हैं, अब समय है उनमें धार देने की। अच्छी तरीके से उनमें धार लगी हो, एकदम जो हमारा ब्रेन है वो सही तरीके से काम करे, हम कॉन्फिडेंट रहें हर एक उस स्टेप को लेकर जो हम कर रहे हैं। ऐसा ना रहे हम डाउट में ना रहें। तो जो भी है हम कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को करें। ठीक है। तो ये जो सेशन है आज का, इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो अभी हमारा जो जेई मेन एग्जामिनेशन 2026 का जो पहला सेशन है जनवरी वाला, वो चाहे बच्चे दे रहे हों, चाहे अप्रैल वाला दे रहे हों, चाहे नीट दे रहे हों, कैसा भी कुछ कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सभी के लिए बेनिफिट है। तो आई होप सभी बच्चे जुड़े होंगे इसके साथ, हर एक स्कूल से। सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो नीट के हों चाहे जेई के हों, वो सभी जुड़े होंगे। तो देखिए, होता क्या है कि हम लोग बहुत ढेर सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं। एग्जामिनेशन के एक दिन पहले तक भी पढ़ते रहते हैं। बट इम्पॉर्टेंट क्या होता है पता है? हमारे पास अगर लिमिटेड टूल भी हों, उनको हम अच्छी तरीके से यूज़ करना जाने, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है। वो सारी चीज़ें तो आप थोड़े बहुत तो ऐसे जान ही गए होंगे। बट उसके पहले भी जो अब इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए मैं कुछ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके सामने। सोचिए ज़रा कि आपको कहीं पर एक दीवार बनानी है। ठीक है, सोचिए इस चीज को, आपको कहीं पर एक दीवार बनानी है, यानी कि कोई एक कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है। अब जब आप उस कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाह रहे हैं तो आपके पास टूल्स होंगे। क्या होंगे? टूल्स होंगे। अब टूल्स के साथ चीज क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, आप 10 तरीके के टूल्स, 20 तरीके के टूल्स, 100 तरीके के टूल्स इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 टूल्स हैं, बट उनको यूज करना बहुत अच्छा आता है आपको। बात समझ पा रहे हैं? एक तो प्रोसेस हो गई जिसमें कि सिर्फ आप टूल्स इकट्ठा करते जा रहे हैं, आप उनको सही जगह पर सही समय पर इस्तेमाल करना नहीं जान रहे। उसको कितना इफेक्टिवली उसको यूज करना है आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम है। यानी कि जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें हर समय अपने आप को एनालाइज करते रहना होता है। हमारे पास जो हमारी नॉलेज होती है उसको अपग्रेड करते रहना होता है। साथ ही साथ जब एग्जामिनेशन वाला दिन नज़दीक आता है तो हमें अब अपने जो जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं वो भूले नहीं, उसके लिए उनको बार बार रिवाइज करना होता है। क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करना होता है, पीवाईक्यूज लगाकर सॉल्व करना होता है। तो इस तरीके से चीज़ों को हमें, जितनी भी हमने पढ़ रखी हैं उनको शार्प करने का समय होता है एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले। उस समय अवॉइड करना चाहिए कोई नई चीज़ पढ़ने के लिए। यानी कि नए टूल्स इकट्ठा करने की बजाय जो हमारे पास टूल्स हैं, जो हमारे पास सारी चीज़ें हैं, उनको हम लोग अच्छी तरीके से शार्प कर सकें एकदम। जो हमारे पास नॉलेज है उसको कैसे, कहाँ पर, किस तरीके से यूज़ करना है, उस पर फोकस रखा जाए। आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा, तो अब आप ना तो नया वाला सही से यूज़ कर पा रहे हैं, ना पुराना वाला यूज़ कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। यानी कि अब जो समय है, आज आज 16 तारीख है, 17, 18, 19 और 20, 21 से तो आपके पेपर है। सबका डिफरेंट डिफरेंट डे पर होगा। बट ये मान लेते हैं कि आपके पास सिर्फ कितने दिन बचे? 17, 18, 19, 20।
सिर्फ और सिर्फ 4 दिन है, उसमें से भी 20 को हटा दीजिए, आपके पास सिर्फ 3 दिन है, 17, 18, 19। 20 को एकदम रिलैक्स रहना है, 20 को कुछ नहीं पढ़ना, 20 तारीख के लिए आपको कुछ छोड़ना ही नहीं है। बात समझ पर आई? 20 तारीख के लिए आपको कुछ छोड़ना ही नहीं है। अब आपके पास ये जो 3 दिन है, 17, 18, 19, उसमें आपको जितनी भी चीजें आपने पढ़ रखी हैं बस उनको ही रिवाइज करना है, उनको धार देनी है। मान लीजिए कि आपके पास एक एक नाइफ है और उससे आप कट करना चाह रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, केक कट करना है, मान लीजिए केक, केक बहुत मुलायम होता है, बट अगर नाइफ में धार नहीं है आप उस केक को नहीं कट कर पाएंगे। तो आपके पास टूल तो है, अब आप सोचे कि मैं एक कोई दूसरा कुछ कोई दूसरा चीज ले आता हूं जिससे मैं कट करूंगा, उस पे भी धार नहीं है। तो अगर आपने धार लगाने पर ध्यान दिया होता, यानी कि उस पे उसको साइन करने पर ध्यान दिया होता, तो केक कट जाता। बात समझ पर आई? तो इस तरीके से अब आपके पास जो समय है, अवॉइड करिए कोई नई चीज पढ़ने के लिए। जो आपके नोट्स हैं, जो मॉक टेस्ट हैं, और जो पीवाईक्यूज हैं जो आपने सॉल्व कर रखे हैं, उनको रिवाइज करिए। रिवाइज करिए, रिवाइज 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 रिवाइज, पीवाईक्यूज के थ्रू रिवाइज करिए। अब कोई नई चीज पढ़ने से बचिए। ओके, ये चीज आपको पता ही है। टोटल क्वेश्चन जो आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को मिलाकर वो आते हैं 75, जेई के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। और हर एक सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स में 25, केमिस्ट्री में 25 और मैथमेटिक्स में 25। यहाँ पर जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के कंपैरिजन में बहुत कम समय लगता है। यानी कि केमिस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिनको आप डायरेक्ट देखकर मार्क कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है, यानी कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही सबसे ज़्यादा समय लग जाता है। फिजिक्स इन दोनों के बीच में लाई करती है, जहाँ पर आप मॉडरेट टाइम पर मॉडरेट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, मॉडरेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को। तो हमें बैलेंस बनाकर चलना है। क्या करना है? बैलेंस, एक्सट्रीम्स पर नहीं रहना कि हम सारा समय फिजिक्स में ही दे रहे हैं, या सारा समय केमिस्ट्री में ही दे रहे हैं, या सारा समय मैथमेटिक्स पर दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना। तो आज हम वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो अब आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास बहुत समय था करने के लिए। अब ध्यान इन चीजों पर देना है जो आपको नहीं करना है। कुछ चीजें हैं जो ना करने के लिए भी करनी होंगी, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए, अब क्वेश्चन आपके पास दो तरीके के आते हैं। एमसीक्यू आता है जिसपे कि जैसे फिजिक्स है 20 आपके एमसीक्यू दिखाई देंगे और उस पे 5 न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस होंगे। टोटल मार्क्स 300, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है, तो 75 इंटू 4 हो गए आपके 300 टोटल मार्क्स। निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग बच्चे समझ नहीं पाते, और निगेटिव मार्किंग का खेल जब वो समझ नहीं पाते हैं तो वो करने की कोशिश में अपने नंबर और कम करा लेते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, लालच छोड़ने की जरूरत है, और निगेटिव मार्किंग से बचना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, निगेटिव मार्किंग से बचना है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो देखिए, मैं अभी आपको एग्जामिनेशन में जो निगेटिव मार्किंग है उससे बचने की बात कर रहा हूं। और उसको कैसे बचा जाता है, उससे उससे कैसे बचा जाता है? उन क्वेश्चंस को आपको नहीं करना है जिनका आंसर आपको कंफर्म नहीं है। यानी कि आपने सॉल्व किया, मान लीजिए एक बार आपको सॉल्व करने के बाद एग्जैक्ट आंसर निकल कर नहीं आया, और आपने फिर भी उसको टिक कर दिया इस लालच में कि लगा देते हैं तुक्का, सही हो जाएगा, हो जाएगा। बट हुआ क्या कि 4 नंबर जो आपको मिलने वाले थे वो तो मिले ही नहीं, एक नंबर वो और ले गया किसी दूसरे आंसर का। यानी कि अगर आपने 2 क्वेश्चन किए, एक सही और एक गलत, तो एक क्वेश्चन का मिला आपको 4 नंबर, दूसरा जो आपने गलत कर दिया उस पे मिला -1, तो टोटल आपके आए 3 नंबर। अब वहीं पर अगर आप इसको सही तरीके से करते, एक ही क्वेश्चन करते, दूसरे में लालच नहीं दिखाते, तो आपके पास 1 नंबर ज्यादा होता, यानी कि 4 नंबर आपके पास होते। बट जब आपने लालच दिखाया, सही से उसको आप एनालाइज नहीं कर पाए कि मुझे आंसर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपके साथ हो गई निगेटिव मार्किंग और नंबर कम हो गए। तो ध्यान दीजिए, एकदम ऐसे नोट कर लीजिए,
पेन कॉपी में, दिमाग में, जहां नोट करना चाहें दीवार में। अवॉइड निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से बचिए, निगेटिव मार्किंग से बचिए। देखिए एग्जाम जो है ना, ये सिर्फ आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट नहीं करता है। एग्जाम बहुत ढेर सारी चीजें टेस्ट करता है, बहुत ढेर सारे आपको वहां पर सिचुएशंस क्रिएट करके देता है, और उन सारी सिचुएशंस पर आपको परफॉर्म करना होता है। तो आपको अब जितना भी आपने पढ़ लिया है एनफ है, ठीक है, बहुत है, जितना भी आपने अभी तक पढ़ लिया बहुत है। बस उसको रिवाइज करिए। क्या करिए? रिवाइज करिए। बी कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे ला सकते हैं अंदर? क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके, क्वेश्चन को सॉल्व कर करके, जो भी आपने चीजें पढ़ी हैं बस उसको रिवाइज करते हुए चीजों को आगे मेमोराइज करते रहिए। तो किसी नए कॉन्सेप्ट को मत उठाइए, छोड़ दीजिए, वो आएगा भी नहीं। जो आपने पढ़ा नहीं वो नहीं आएगा। क्योंकि क्योंकि अगर वो आ भी गया तो वो कहीं ना कहीं निगेटिव मार्किंग की तरफ आपको ले जाएगा, क्योंकि आपकी उतनी प्रैक्टिस हुई नहीं होगी। और प्रैक्टिस नहीं हुई होगी तो डाउटफुल तरीके से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या उसका आंसर देंगे तो कहीं ना कहीं निगेटिव मार्किंग क्रिएट कर देगा। तो अवॉइड निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से बचना है। बात समझ पर आई? तो जितना आपको आता है उतना ही एग्जामिनेशन में आएगा। ये मान लीजिए, इस चीज को मान लीजिए, इस आपने जितना पढ़ा है उतना ही चीजें आएंगी, उससे बाहर नहीं आना, और आपको उतनी ही चीजों को बहुत अच्छी तरीके से करना है। जितना अभी तक आपने पढ़ लिया उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। और उनमें कोई गलती ना होने पाए, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है। उसमें गलतियां ना होने पाए, इसके लिए आपको अब जो है अपना फोकस, अपनी स्ट्रेटजी इस चीज पर अब लगानी है। तो इन 3 दिनों में कोई नया टॉपिक मत पढ़िए, सिर्फ रिवाइज करिए। जो आपने पढ़ा है उसी से ही आएगा, बस उसको रिवाइज करिए। शार्प शार्प शार्प, सिर्फ शार्प करिए। ऐसा समझिए ना कि आपके पास एक पेंसिल हो चाहे 10 पेंसिल हो, अगर उनमें शार्पनेस ही नहीं है तो आप सही से नहीं लिख पाएंगे। तो जरूरत क्या है? एक ही पेंसिल को धार देने की, शार्प करने की, उसको अच्छे तरीके से यूज करने की। तो अब कोई नई चीज मत पढ़िएगा। ओके, सिर्फ रिवीजन, सिर्फ रिवीजन, सिर्फ रिवीजन, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मॉक टेस्ट के थ्रू, पीवाईक्यूज के थ्रू, नोट्स के थ्रू। तो मैं यहां पर जब बात कर रहा हूं मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है, उनको सॉल्व करना क्यों जरूरी है? तो इसके लिए ना मैं आपके ही एक्सपीरियंस को थोड़ा सा कहूंगा कि थोड़ा सा याद करिए। आप अपने एक्सपीरियंस को कैसे, अभी मैं सिचुएशन दे रहा हूं, आपको सब समझ पर आ जाएगा। सिचुएशन मैं आपको ये दे रहा हूं कि आपने ये देखा होगा कि जब आप किसी एग्जाम में बैठते हैं तो उस चीज की जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आप लगा रहे थे, घर में लगा रहे थे, एक किसी शांत जगह पर बैठ के लगा रहे थे, एकदम बंद कमरे में लगा रहे थे, कोई अगल बगल बोलने वाला नहीं था, तब आप तो बहुत बढ़िया तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे थे। बट उन्हीं क्वेश्चंस को अगर आपको ऐसी जगह पर दिया जा रहा है जहां पर कि आपके साथ 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग बैठे हुए एग्जाम देने के लिए, 100 लोग बैठे हुए एग्जाम देने के लिए, आपके चारों तरफ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से शोर आ रहा है, और या फिर जो है कि आप जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आगे चलकर कोई इनको कोई ना कोई चेक करेगा, चेक करने के बाद मेरा रिजल्ट आएगा, कुछ होगा। तो जब इस तरीके की सिचुएशन में आप दे रहे हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि जो क्वेश्चन आप घर में आसानी से लगा ले रहे थे वो वहां पर नहीं लग रहे हैं। तो अब समय है ऐसी गलती ना हो। जितना आपने पढ़ा है उससे ही आएगा, बट जितना आपने पढ़ा है अब उसमें गलती ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके लिए ही मैं बता रहा हूं कि होता क्या है कि एग्जामिनेशन में आते हुए सवाल भी गलत हो जाते हैं, तो वो ना होने पाए। कैसे नहीं होगा? इसके लिए हमें अवेयर रहना होगा कि हमसे किस किस तरीके की गलतियां होती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं। तो दिक्कतें क्या आती हैं? देखिए होता क्या है कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठे होते हैं तो आप एक क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो जेई में अगर हम बात करें तो आपके पास लगभग 4 से 5 मिनट किसी एक क्वेश्चन को करने का टाइम निकल कर आता है।
मतलब जितने आपको क्वेश्चंस करने हैं उसके अकॉर्डिंग 4 से 5 मिनट क्वेश्चन निकल कर आता है, कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 4 से 5 मिनट अगर यूज कर रहे हैं तो ठीक है। घर में क्या होता है कि हमारे पास 4 से 5 मिनट से ज्यादा समय होता है, हम हो सकता है 6 से 7 मिनट भी लगा दें। यानी कि बात आती है टाइम कंस्ट्रेंट की। किसकी? टाइम कंस्ट्रेंट। तो आखिर ये टाइम कंस्ट्रेंट होता क्या है? टाइम कंस्ट्रेंट को समझते हैं। यानी कि हुआ क्या, बात आई टाइम कंस्ट्रेंट की, ठीक है। अब इस पे टाइम कंस्ट्रेंट से मतलब है कि आप जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 4 से 5 मिनट ही हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जबकि घर में जब आप कर रहे हैं, घर में सॉल्व करने के लिए आपके पास तो कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। आप 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक कुछ भी उस पर टाइम दे दे रहे हैं, बट वो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। यानी कि सबसे बड़ी बात है टाइम कंस्ट्रेंट की। तो जब आप के सामने टाइम कंस्ट्रेंट वाली कंडीशन आने वाली है एग्जामिनेशन में, तो क्यों ना अभी हम इसी चीज की प्रैक्टिस करें। तो इस चीज की प्रैक्टिस कैसे होगी? जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, उनको सॉल्व करिए। क्या करिए? उनको सॉल्व करिए। ठीक है, फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है उनको सॉल्व करना है आपको। ओके, बात समझ पर आई? तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करने से क्या होगा? फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए आपके पास 75 क्वेश्चंस होंगे, हर एक सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चंस होंगे। यही पैटर्न होगा, इसी तरीके का इंटरफेस होगा। यानी कि एग्जामिनेशन की कुछ सिचुएशंस आपके सामने आ गई। यानी कि अब आपको बिल्कुल उसी तरीके से ये मानते हुए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, आपको उतने ही समय पर उन चीजों को सॉल्व करना है, उतने ही समय देना है, उसमें ही सॉल्व करना है। तो इससे होगा क्या, आपका जो ब्रेन है उतने समय पे रिस्पॉन्ड करने लायक बनने लगेगा। तो इन 3 दिनों में आप सिर्फ फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग जो अपने नोट्स हैं और फॉर्मूले हैं उनको रिवाइज करिए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फॉर्मूला और नोट्स, उनका रिवीजन, और इसको साथ में एनालाइज भी करते चलिए। ठीक है, तो अब आगे इस पे हम देखते हैं कि एक तो हमारी बात हो गई कि टाइम कंस्ट्रेंट की, और टाइम कंस्ट्रेंट के साथ कैसे डील करना है, कि हमें पहले से ही टाइम कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए चीजों को सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। तो एक तो बात ये हो गई। फिर फिर क्या आएगा? फिर क्या करेंगे इस पे हम लोग? दूसरी चीज आ जाती है कि जब हम लोग बैठे होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, किसमें? एग्जामिनेशन हॉल में। तो सोचिए जरा, होता क्या है। अब देखिए, आप में से बहुत ढेर सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पहली बार इस तरीके का एग्जाम देने जा रहे होंगे, है कि नहीं? तो मैं वो सारी सिचुएशंस बता रहा हूं जो आपके साथ हो सकती हैं और होती हैं। हर एक एस्पायरेंट के साथ ऐसा होता है। तो आपको वहां पर घबराना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि आप वहां पर अकेले हैं। ऐसी सिचुएशन सब वहां पर फेस कर रहे होंगे, और वो है परफॉर्मेंस इन पब्लिक। जब आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, एक ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ रहे हैं जहां पर आपके अलावा कोई है ही नहीं, तो आप डिस्टर्ब भी नहीं होंगे, आप अपने चारों तरफ लोगों को देखेंगे भी नहीं। जब आप अपने चारों तरफ लोगों को देखेंगे भी नहीं तो आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं या वो क्या कर रहा है। आप तो सिर्फ अपनी धुन में उसको करते चले जाएंगे। बात समझ पर आई? अब है क्या कि इस तरीके की सीट लगी हुई है, ठीक है, इस तरीके से सीट लगी हुई है। अब उन सीट पर आप बैठे हुए हैं, आप बैठे हैं यहां पर, आपने देखा आपके बगल में जो बैठा हुआ है और इधर बगल में बैठा हुआ है। आपने आगे देखा तो आपको आगे भी बैठा हुआ कोई दिखाई दे रहा है, आपको अपने पीछे भी कोई बैठा हुआ है तो उसके भी बारे में पता है। घर में क्या था? घर में तो आप अकेले ऐसे बैठे हुए थे, आपके सामने
कंप्यूटर स्क्रीन थी, मान लीजिए उस पे आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे थे, आपने टाइम कंस्ट्रेंट के साथ डील कर लिया कि कितना समय देना है कितना नहीं करना। अब जो परफॉर्मेंस इन पब्लिक वाली बात है, परफॉर्मेंस इन पब्लिक में आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही पता है? आपने एक क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन देखा, तीसरा क्वेश्चन देखा, और तीसरा क्वेश्चन तक देखते देखते ऐसा लगा कि अरे मुझे तो आ नहीं रहा, अब क्या होगा? और उसी समय आपने जब ऐसे गर्दन उठाई तो देखा कि आपके अगल बगल वाले सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब आप घबरा गए कि अरे मुझे ही नहीं आ रहा, मुझसे ही नहीं हो रहा, क्या करूं मैं, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसा सोचिए कि जब आप पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो हो सकता है कि इन चार में से जब आप पहला क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो ये और ये आपको देख रहे थे, जब आप दूसरा या तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो उस समय ये आपको देख रहे थे, तो इनके लिए भी वैसी सिचुएशन हो गई ना। यानी कि अगर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, अगर क्वेश्चन पेपर आसान है तो सबके लिए आसान है। तो एक क्वेश्चन नहीं आएगा, दो क्वेश्चन नहीं आएंगे, तीन क्वेश्चन नहीं आएगा, चार नहीं आएंगे, पांच नहीं आएंगे, हमारे पास कितने हैं? हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन है, हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास चॉइस है कि हम इस क्वेश्चन की बजाय इस क्वेश्चन को करें, इस क्वेश्चन की बजाय इस क्वेश्चन को करें। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है बिना निगेटिव मार्किंग की तरफ बढ़े हुए। आपको इस बात की वजह से एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर देने हैं कि उस समय जिस समय आप ने गर्दन उठाई उस समय सब सॉल्व कर रहे थे। इस इस प्रेशर में आके आपको निगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, क्योंकि सोचिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बाकी तो किसी ने देखा होगा आपको, तो ना तो आप पूरे के पूरे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, ना तो वो पूरे के पूरे सॉल्व कर रहा है। हो सकता है पहला वाला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, उसको पहला वाला आ रहा है, आपको दूसरे तीसरे चौथे आ रहे हैं, उसको दूसरा तीसरा नहीं आ रहा। यानी कि पब्लिक में जब आप इस तरीके से एग्जामिनेशन दे रहे हैं, और एग्जामिनेशन तो ऐसे ही होते हैं, तो अगल बगल वाला क्या कर रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पड़ना चाहिए? उसके पीछे मैंने कारण बताया, क्योंकि सब की जो कंडीशन होगी वो एक जैसी होगी। अगर हार्ड आया तो सबके लिए हार्ड क्वेश्चन पेपर आया होगा, आसान आया तो सबके लिए आसान आएगा। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस करने हैं, गलती नहीं करनी है। तो इस चीज के लिए अब आप क्या कर सकते हैं? इस चीज के लिए आप क्या करिए, पढ़िए ऐसी जगह पर बैठ के जहां पर शोर हो रहा हो थोड़ा बहुत, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमें जरूरी नहीं कि आइडियल सिचुएशन मिले, जैसे कि हम अपने कमरे में बैठ गए, पर्दा लगा लिया, दरवाजा लगा लिया, एक पिन ड्रॉप साइलेंस था है। तो ऐसा जरूरी नहीं है ना। एग्जामिनेशन जब हो रहा होता है तो उस समय काफी ढेर सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें कि थोड़ा बहुत शोर आ जाए। किसी का पेन गिर गया, आवाज आ गई, किसी की बॉटल गिर गई, आवाज आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो उसने कह दिया सर ऐसे प्रॉब्लम है। तो इस तरीके की बहुत ढेर सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। यानी कि आपको अपनी तैयारी भी आइडियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं करनी है। आपको तैयारी अपनी जो करनी है वो ऐसे सिचुएशन के लिए करनी है जो कि रियल सिचुएशन है। रियल सिचुएशंस पे डिस्टरबेंस होती है। इसको मैं अगर जो फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग बताऊं, तो हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आइडियल सिचुएशन लेते हैं और फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते थे। बट एक्चुअल में रियल लाइफ में क्या फ्रिक्शन नहीं होता है? होता है। तो इसी तरीके से आपको अपनी जो तैयारी है, जो आपका टेस्ट है, वो सारी चीजें हैं, वो कब करना है, कब बैठकर करना है, कैसे एग्जाम देना है? जब एक दो लोग बगल में बैठे हो, वहां पर आप अपने कंसंट्रेशन को डेवलप करने की कोशिश करिए। तो इन 3 दिनों में मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज और नोट्स, इनको इस तरीके की कंडीशंस पर सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो वो चीजें जो आपको आती हैं उनमें शार्पनेस आएगी, और वो चीजें इस तरीके के जो फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से आपकी गलतियां नहीं होंगी। तो टाइम कंस्ट्रेंट और परफॉर्मेंस इन पब्लिक, इसकी बात है। तीसरा आता है फियर ऑफ जजमेंट। क्या आता है? फियर ऑफ जजमेंट। फियर ऑफ जजमेंट से क्या मतलब है?
फियर ऑफ जजमेंट का मतलब ये है कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए, अब उस पे क्या होगी, चेकिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर आएंगे। तो इस तरीके की चीजों के लिए सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं तरीके बता सकता हूं कि कैसे हो सकते हैं, मैं तरीका भी नहीं बता सकता हूं, सबका अपना अपना होता है। मैं बस बता सकता हूं कि किस तरीके से सोच सकते हैं आप। फियर ऑफ जजमेंट के लिए देखिए सीधी सी बात यह है कि आपका पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप जो एक स्टेप लिख रहे हैं, आप जो एक वर्ड लिख रहे हैं, आप जो एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो सही हो। ध्यान सिर्फ उस मोमेंट पर होना चाहिए कि वो सही हो। होगा क्या, अगर आपने वो स्टेप, आपने वो कॉन्सेप्ट, आपने वो तरीका सॉल्यूशन का, वो सारी चीजें सही करी तो अच्छा ही होगा ना। तो होगा क्या, उसकी चिंता नहीं करना। आपको सिर्फ उस मोमेंट पर जो चीजें कर रहे हैं आप, वो एकदम सही तरीके से करना है। ठीक है, तो फियर ऑफ जजमेंट को निकाल दीजिए एकदम दिमाग से, क्योंकि ये एक एग्जामिनेशन है, आपने उसकी तैयारी करी है, आप उस पर अपना जो बेस्ट है उसको देने जा रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो पूरा ध्यान आपका होना चाहिए अपना बेस्ट देने में। ठीक है, तो क्या नहीं करना है और क्या करना है, उसकी यहां पर बात हो रही है। और ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि अब अवॉइड करिएगा कोई भी नया कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए। जो आप पढ़ चुके हैं पहले, उन्हीं को रिवाइज करिए, उन्हीं का क्वेश्चन सॉल्व करिए, उन्हीं के पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करिए, उन्हीं के फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। तो जैसे फुल लेंथ मॉक टेस्ट की बात है, तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे साथी की वेबसाइट पर। 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है इस पे। तो 20 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज में ये हमारे 20 मॉक टेस्ट है। अब 3 दिन है आपके पास। तो यहां पर भी बात आती है कि जरूरी नहीं है कि आप 20 के 20 सॉल्व करें। अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ 10 सॉल्व कर पाऊंगा, या मान लीजिए कि सिर्फ 9 सॉल्व कर पाऊंगा, मान लीजिए कि मैं सिर्फ 5 ही सॉल्व कर पाऊंगा, तो उतना ही करिए, उतना ही करिए। बट उसको सॉल्व करते वक्त, सॉल्व करने के बाद एनालाइज करिए, उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले आपको रिवाइज करने चाहिए उनको अपने नोट्स से रिवाइज करिए, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज करिए, उसके करस्पॉन्डिंग जो पीवाईक्यूज है उनको लगा लीजिए। तो अब सिर्फ समय है अपने जितने भी टूल्स हैं उनको शार्प करने का, बस। ठीक है, तो इसके लिए आप ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसका यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से कुछ आपको मिल जाएगा। साथ ही में जब आप लॉग इन करेंगे तो इस पे क्रैश कोर्स 2026 में जाएंगे, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर देंगे अगर आप, तो यहाँ पर आपको क्रैश कोर्स 2026 मिल जाता है, या फिर इधर डायरेक्ट असेसमेंट वाले सेक्शन पर आएंगे कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, तो इसमें भी आपको यहाँ पर 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मॉक टेस्ट में आपके सामने बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन, इंटरफेस, सिचुएशंस वैसी ही आएंगी जैसे कि एग्जामिनेशन में है। और एग्जामिनेशन में उसके साथ भी क्या होता है, हमें इस जो टाइम हमारा कंस्ट्रेंड है उस पे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पब्लिक में हम कैसा परफॉर्म करेंगे उसकी हमें तैयारी करनी है। तो अभी से बैठ जाइए, आज ऐसी जगह बैठ के एग्जाम दीजिए जहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा है। तो मान लीजिए कि उस दिन ऐसा कुछ एग्जामिनेशन के दिन किसी की बॉटल गिर गई, किसी ने थोड़ा सा पूछ लिया कि सर ऐसा ऐसा ऐसा, तो वहां पर दिमाग इस चीज के लिए ना भटक जाए कि अच्छा उसने क्या कहा, उसने क्या कहा। डायरेक्ट दिमाग उसको इग्नोर कर देगा। अगर आपने अभी से इस चीज की आदत डाल ली, इस तरीके के माहौल पे बैठ के एग्जामिनेशन देने की, तो अगर कुछ वैसा वहां पर होता भी है तो दिमाग उधर जाएगा नहीं। दिमाग कहेगा अरे ऐसे तो होता रहता है यार, कुछ कुछ नई चीज नहीं है, और वो उस चीज को इग्नोर कर देगा। तो आप डिस्टर्ब ही नहीं होंगे। बात समझ पर आई? तो अब जो एग्जामिनेशन है उसमें सिर्फ आपकी नॉलेज से बढ़कर चीजें हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अब कोई नए कॉन्सेप्ट को पढ़ने की बजाय जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज के थ्रू उन सभी चीजों को रिवाइज करिए, रिवाइज करते रहिए, रिवाइज, रिवीजन, 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 रिवीजन। इससे सारी चीजें आपकी होंगी। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रिवीजन आप नहीं कर रहे हैं तो
होगा क्या कि जो आपको आता भी है उसको सही तरीके से आप वहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, आपको जब मॉक टेस्ट आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, और इस तरीके की वहाँ पर भी जब एग्जामिनेशन बैठे होंगे तो इस तरीके के आपके सामने चीज़ें आएंगी कि यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, द क्वेश्चंस आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्यूएशन। इसका क्या मतलब होता है? ये जो चीज़ें हैं इनका क्या मतलब होता है? बच्चों को यही क्लियर नहीं होता। आता तो है, आपको सब्जेक्ट नॉलेज तो है, बट इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें ही परेशान हो जाते हैं कि अरे क्या करना है क्या नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसकी प्रैक्टिस करी ही नहीं होती है। तो ये करना ज़रूरी है भी, ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने अभी तक जितना पढ़ लिया है उसी से ही आएगा, तो आप उसको रिवाइज करते रहिए। कोई नए कॉन्सेप्ट को उठाने के बजाय उससे रिवाइज करते रहिए। रिवाइज करने के साथ साथ जो इस तरीके की चीज़ें हैं उन पर ध्यान दीजिए कि अगर हमारे सामने मॉक टेस्ट ओपन हुआ, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ मॉक टेस्ट ओपन करके, बस एक मिनट। हम्म। तो देखिए, जैसे यहाँ पर आए आए हम लोग क्रैश कोर्स के अंदर, तो यहाँ पर आपको बाकी चीज़ें हैं और यहाँ पर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है, इस पर फोकस करिए। इस पर जब आप फोकस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि आपने किया, इस पे गए, आपके सामने आ गए इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस पर देखिए, यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, और ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसी हैं। इसका क्या मतलब है मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पर आप गए, ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस है ना, इसको भी पढ़िएगा, एग्जामिनेशन के दिन के लिए मत छोड़िए, इसको पढ़िए, ओपन करिए, ये सारी चीज़ें पढ़िए। जहाँ समझ पर नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको प्रोसीड किया, ओपन करिए, अब ये आ गए आपके सामने इस तरीके से सारे क्वेश्चंस खुलकर। तो मान लीजिए कि आपको केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करना, तो आपने केमिस्ट्री पर क्लिक किया और वो पहले वाले से स्टार्टेड है तो यहाँ पर आ गया। मान लीजिए मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चंस को आपको पहले करना है, तो आपने यहाँ पर ऐसे क्लिक किया और यहाँ पर आ गए। आपको फिजिक्स वाले क्वेश्चंस पहले करने हैं, तो आपने क्लिक किया और इस जगह पर ऐसे पहले आ गए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखिए, यहाँ पर लिखा होता है अटेम्प्टेड। अटेम्प्टेड का क्या मतलब है और किस चीज की बात हो रही है, कहां पर बात हो रही है? नॉट अटेम्प्टेड, इसका क्या मतलब है? टू बी रिव्यूड, इसका क्या मतलब है? नॉट व्यूड एट, इसका क्या मतलब है? तो इसको इस टेबल से देखिए, ये जो हमारे यहाँ पर ग्रिड बना हुआ है, इस ग्रिड से देखिए, नॉट व्यूड एट, यहां पर 2 3 4 5 6 यहां तक है, यानी कि इन क्वेश्चंस को अभी हमने देखा ही नहीं है। इन क्वेश्चंस को हमने देखा ही नहीं है, तो यहां पर जब हमने इनको देखा ही नहीं है तो हमें इनको देखना होगा। देखने के लिए मान लीजिए कि मैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर गया, मैंने ऐसे क्लिक किया, दूसरे वाले क्वेश्चन पर पहुंच गया। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पर पहुंच गया तो मैंने यहां पर क्या किया, इसको ओपन कर लिया, बट अभी तक इनमें चारों में से किसी भी आंसर को मैंने चूज नहीं किया। इन चारों में से किसी भी ऑप्शन को मैंने चूज नहीं किया, इसके किसी भी आंसर को चूज नहीं किया, तो मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं किया, नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है। अभी क्या आएगा? नॉट अटेम्प्टेड। इसी वजह से ये पूरा ऐसा रेड रेड सा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? रेड रेड सा सारा दिख रहा है, क्योंकि ये है नॉट अटेम्प्टेड। इसी में अगर मैं क्या कर दूं, सिर्फ एक ऐसे यहां पर क्लिक कर दूं, और क्लिक करने के बाद कर दूं सेव एंड नेक्स्ट, तो सेव एंड नेक्स्ट करने से क्या हुआ? देखो, ग्रीन हो गया। क्या हो गया? ग्रीन हो गया, यानी कि मैंने सेकंड वाले क्वेश्चन को पढ़ा है, इस पे आंसर को मैंने चूज कर लिया है, सेव कर दिया है और आगे बढ़ गया हूं, तो ये ग्रीन हो गया, यानी कि अटेम्प्ट हो गया है। इसको इवेल्युएट किया जाएगा, यानी कि इस पे अगर सही हुआ तो 4 नंबर मिल जाएंगे, गलत हुआ तो -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास अगले तरीके का कि हमने यहाँ पर क्लिक किया, हो गया नॉट अटेम्प्टेड। अभी वाले पे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, ये आ गया नॉट अटेम्प्टेड। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, इसमें हमें लगा इस क्वेश्चन को देखते हुए
कि ये जो है ना, इस क्वेश्चन को मैं अगर अगले राउंड पर आऊं इसको करने के लिए तो दोबारा कर सकता हूं। तो मैंने इसको मार्क कर लिया ऐसे, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। नहीं, इसको हम लोग क्या करें, इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर लिया। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करने पर क्या किया, मार्क किया और रिव्यू एंड नेक्स्ट कर लिया। तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट का क्या मतलब है पता है? मार्क फॉर रिव्यू का मतलब है कि हमने उसको दोबारा पढ़ने की सोची है, इस वजह से उसको हमने टैग कर लिया है कि हम इसको दोबारा देखेंगे, टू बी रिव्यूड, टू बी रिव्यूड, और उसका ही यहां पर ये ऐसा पर्पल कलर का बनकर आ रहा है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है, इसमें ना तो आपको नंबर मिलते हैं, ना तो आपका नंबर कटता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आपने ये मार्क करके रखा हुआ है कि हम दोबारा इस क्वेश्चन को देखेंगे। बात समझ गए? इसी में फिर अगला बन जाता है कि लेट अस सपोज आपने क्या किया, ये है आपके पास, और इसमें आपने एक क्वेश्चन ये जो था इसको पढ़ा वढ़ा, और इसके बाद पहला ऑप्शन आपने कह दिया कि ये करेक्ट है। आपको लगा कि ये करेक्ट है, बट इसको लगाने के बाद आपको लगा कि अरे अरे क्या हो गया, मुझे लग रहा है कि इसका आंसर ये नहीं है। आप डाउटफुल है, आप क्या है, आप डाउटफुल है कि हो सकता है कि ये जो आंसर है ऐसा ना हो, दूसरा हो। बट आप कैसे हैं, थोड़ा सा डाउटफुल है। तो उसके लिए आपने क्या कर दिया कि एक काम करते हैं, मैं इसको सेव कर लेता हूं और मार्क फॉर रिव्यू कर लेता हूं। तो सेव करने का मतलब होता है अटेम्प्ट कर दिया आपने, और रिव्यू का मतलब होता है टू बी रिव्यूड, ये पर्पल कलर। तो ग्रीन और पर्पल का दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो जब आप सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करेंगे तो आपके पास देखिए इस तरीके का आ जाएगा, जिसपे कि ग्रीन से मतलब है कि आपने अटेम्प्ट कर दिया है, और अटेम्प्ट करने का मतलब है कि अगर सही हुआ तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत हुआ तो -1 मिलेगा। और वहीं पर जब आप इसको मान लीजिए कि दोबारा वापस आकर आपने इस पे अपना जो भी करेक्शन था वो सारी चीजें नहीं करी, तो इसको कैलकुलेट किया जाएगा, इसका इवैल्यूएशन होगा। सही हुआ तो 4 नंबर, नहीं तो -1 नंबर। तो ऐसी चीजें नहीं करना है आपको कि आप श्योर ना हो। जो भी आप आंसर लगाएंगे, जो भी चीजें करेंगे, वो श्योरिटी के साथ करेंगे। यानी कि इतना आप बफर टाइम लेकर चलेंगे, इतना समय बचाकर चलेंगे कि आप दोबारा, आपने जो भी यहां पर इस तरीके के मार्क कर रखे हैं कि यहां पर वापस आइए, अगर आप श्योर हैं तो इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। और अगर आप इस चीज के लिए श्योर नहीं थे, अगर आप इस चीज के लिए श्योर नहीं थे, बात समझिएगा, अगर आप इस चीज के लिए श्योर नहीं थे तो आप क्या करें, इसको क्लियर कर दें। निगेटिव नहीं करना है, तो आप इसको क्लियर कर दें और सेव एंड नेक्स्ट कर दें। मतलब इसको क्लियर कर दें तो ये हट जाएगा, और बस आप दूसरे क्वेश्चन पर चले, यानी कि नॉट अटेम्प्टेड आ जाएगा। यानी कि आपको अब पेनाल्टी नहीं लगेगी, इस पे आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बात समझ पर आई? निगेटिव मार्किंग से बचिए। निगेटिव मार्किंग से बचने का मतलब पता है क्या होता है? आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आपने कहा कि नहीं यही आंसर आएगा, तो जो भी क्वेश्चन सॉल्व करिए कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करिए। फिर गलत हो जाए वो बात अलग है, बट आप सॉल्व ही डाउटफुल तरीके से कर रहे हैं, वो नहीं करना। आपको कॉन्फिडेंस के साथ सारी चीजें सॉल्व करनी है। दिमाग में आना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो स्टेप सही है, वो मेरा जो कॉन्सेप्ट मैं लगा रहा हूं वो सही है। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चीजों को हमें करना है। क्लियर? ये बात समझ पर आई? अब तो ये रही बात कि हमने एग्जामिनेशन में किस किस तरीके की गलती नहीं करनी है। अब पता है एग्जामिनेशन में एक तरीके की गलती और हो जाती है, आपने बढ़िया तरीके से सॉल्व किया, आपने बढ़िया तरीके से सॉल्व किया, आपने सब कुछ सही आंसर निकालिए, बट ऑप्शन जो थे, ऑप्शन किस तरीके के थे, ऑप्शन कुछ इस तरीके के थे। लेट अस सपोज एक ऑप्शन था 3/4, दूसरा ऑप्शन था 4/3, और फिर चौथा ऑप्शन था 8/6। इस तरीके का कुछ मतलब 8/6 नहीं हो सकता यहाँ पर। मान लीजिए 8/9 था, या फिर दूसरा जो था 9/8 था, कुछ इस तरीके के ऑप्शन थे।
यानी कि अब यहां पर ऑप्शंस को अगर आप देखें तो ऑप्शंस को देख के ही समझ पर आ रहा है कि बच्चों को ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जिसका आंसर ऐसा निकल कर आ रहा है कि वो अगर मतलब 3/4 अगर आंसर निकल कर आ रहा है और उन्होंने 4/3 गलती से टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा। और इस तरीके की मिस्टेक्स तब पता है कहां पर होती हैं, जैसे कि फिजिक्स में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें ऐसी मिस्टेक कर देते हैं। जैसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की जब बात आती है तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 इस तरीके का होता है, या फिर जो हमारे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने की बात आती है सीरीज कॉम्बिनेशन में तो 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 बराबर 1/c होता है, ऐसे होता है। अब आपने 1/c की वैल्यू 3/4 निकाल ली, बट उस पे आपसे पूछा गया था c की वैल्यू, तो आपको 4/3 लिखनी पड़ेगी ना। यानी कि गलती क्या होगी, आपको अपने सॉल्यूशन को करते वक्त जो आंसर पूछा गया है c बराबर वही निकालकर फिर उसी को टिक करना है। ऐसा नहीं करना है कि सॉल्यूशन के बीच में ही आपको 3/4 दिख गया अपने कॉपी में निकल कर आया हुआ, तो लगा कि अरे ऑप्शन में भी तो 3/4 है और आपने आंसर टिक कर दिया, गलत हो जाएगा, क्योंकि रखा ही ऐसे गया है। तो यहां पर आपके सब्जेक्ट नॉलेज में कोई गड़बड़ी नहीं थी, यहां पर जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, जो आपने ऑप्शंस देखे उसमें आपने गलती कर दी। एक तो वो गलती करी, दूसरा आप इम्पेशेंट हो गए, यानी कि आपके अंदर धैर्य ही नहीं रहा, अधूरे रास्ते में ही आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश करे। ऐसा नहीं करना है, यानी कि चीजें जो सही थी आपको आ रही थी उस पर भी आपने गलतियां कर दी। तो ऐसी मिस्टेक्स से बचना है आपको। बात समझ पर आई? तो अब ये जो समय है, समय ऐसा है जिसमें कि मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं, वो आप पहले से पहचानिए। इसके लिए मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट को एनालाइज करिए। एनालाइज करते वक्त ये ध्यान देखिए, जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो होता क्या है कि जैसे यही क्वेश्चन है, ठीक है, कि मान लीजिए आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की बात करें, अब इस क्वेश्चन को आपने देखा और देखते ही लगा कि अरे इसका आंसर तो 3 वाला है, इसका आंसर तो 3 वाला है, बिना आपने क्वेश्चन को पूरा पढ़े हुए आपको लगा है कि मैंने इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ा है, और मैंने क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ा है, डायग्राम मुझे वैसा ही दिख रहा है, क्वेश्चन की लेंथ वैसी ही दिख रही है, तो ये क्वेश्चन वही है, आपने सिर्फ अंदाजा लगा लिया और आपने टिक कर दिया, गलत हो गया, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन रखा ही ऐसे होगा कि बच्चे ये वाली गलती कर दें, तो ऐसी गलती नहीं करनी है, ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ना है, अगर आप आंसर निकाल रहे हैं तो क्वेश्चन पूरा पढ़िए। अगर पूरा पढ़ने के बाद लग रहा है कि ये सेम क्वेश्चन है तो ठीक है, बहुत बढ़िया, आपकी किस्मत, आपने कम समय में उसको अच्छी तरीके से कर लिया। बट ऐसी गलती नहीं करना ना कि पता है क्या होता है, सिर्फ एक एक छोटा सा वर्ड बदल देने से 2 लेटर का, और वो पूरी चीजें बदल जाती हैं। बाई और टू, यानी कि बाई की जगह पर अगर टू लिखा हो और टू की जगह पर अगर बाई लिखा हो, बाई यानी कि BY और टू यानी कि TO, तो बाई की जगह टू लिखा हो और टू की जगह पर बाई लिखा हो, पूरा आंसर बदल जाता है, पूरा आंसर बदल जाता है। जैसे कि कहीं पर उसी क्वेश्चन पर लिखा हो रिड्यूस्ड बाई 30%, रिड्यूस्ड बाई 30% का मतलब ये होगा कि वो उस पर 30% घट गया है, यानी कि बचा है 70%। वहीं पर अगर ये बोल देता है कि रिड्यूस्ड टू 30%, तो रिड्यूस्ड टू 30% का मतलब है कि 30% ही बचा है। तो सोचिए जरा, सिर्फ एक 2 लेटर के वर्ड को बदल देने से पूरा क्वेश्चन बदल दे रहा है, पूरा क्वेश्चन का आंसर बदला जा रहा है। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, भले ही आपने पहले उस क्वेश्चन को देख रखा हो, बट एग्जामिनेशन में आपके सामने वो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के आंसर को आपको देना है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से और गलतियां होती हैं कि आंसर रॉन्ग मार्क कर दिया आपने, ऐसी गलती नहीं करनी है। जो आपने सोचा है
क्रॉस चेक करके मैच करिए। कहने का मतलब देखिए मेरा सिंपल सा इतना है, जितना आपको काम करना है वो एकदम एक्यूरेसी के साथ करना है। यानी कि अगर आप दीवार पे कील गाड़ने की सोच रहे हैं तो पूरा कील अच्छे तरीके से ठोकिए वहां पर। ऐसा नहीं कि हल्की फुल्की कील वहां पर लगा दी, इस तरीके की 10 कील लगा दी और एक कील काम की नहीं। तो आपको अगर एक कील लग रही है तो एक एकदम सही तरीके से लगे, दो लग रही है दो करिए। ज्यादा के चक्कर में तो वैसे भी सही नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आपने अभी तक जितनी चीजें पढ़ ली हैं वो बहुत हैं। रिवीजन 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 रिवीजन, मॉक टेस्ट के थ्रू गलतियां आप क्या क्या कर सकते हैं उसको पहले ही चेक करने की कोशिश करिए। क्योंकि अगली बार जब वैसी चीजें आएंगी सामने तो एकदम कान खड़े हो जाएंगे, एकदम याद आ जाएगा कि अरे मैंने तो गलती कर दी थी, और मैंने ये गलती कर दी थी, अब मुझे दोबारा गलती नहीं करनी है। तो यही सारी चीजें हैं। आप जो अपनी प्रिपरेशन है उसको अच्छी तरीके से करिए। उसमें देखिए आपको कोई डाउट वगैरह आता है तो डाउट सॉल्विंग सेशन चलता ही है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। तो जितने डाउट्स आ रहे हैं, जितने मन मर्जी आपको पूछिए, पूछिए आइए। बट ध्यान रखिए कि ऐसी गलतियां अब ना होने पाए, तो उसके लिए भी थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए। तो आई होप जो मैंने चीजें आपको बताई हैं समझ पर आई होंगी। ऑल द बेस्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए। डरिए नहीं, बी कॉन्फिडेंट। ज़्यादा इधर उधर की बातें आपको नहीं सोचनी है। जो जिस टाइम पर जो आप चीज़ें कर रहे हैं उसके बारे में आपको सोचना है, उस मोमेंट पर रहना है और उस पर अपना बेस्ट आपको देना है। जितनी चीज़ें आपके पास हैं वो एनफ है, मोर देन एनफ है, बस उनको सही तरीके से आपको इस यूज़ करना है। सो हम्म। और एग्जाम सिर्फ एक दिन में 3 घंटे का एग्जाम है। सो बहुत ज्यादा हमने जितना भी एफर्ट डाला होता है उसको हमें बहुत कम टाइम में हमें उसका आउटपुट देना होता है। सो उसके लिए हमें एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखनी है वो बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करेंगे कि स्टडी प्लान क्या है, सिंस अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जितना भी हमने पढ़ लिया होगा उतना हो गया। अब उससे ज्यादा करने का कोई फायदा नहीं है। सो जितना भी हमने अभी तक किया है अगर हम उसी को अच्छे से ब्रशअप करेंगे, रिवाइज करेंगे, ताकि जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है लाइक वो कॉन्सेप्ट्स जिन पे क्वेश्चंस मोस्ट फ्रीक्वेंटली आ सकता है, अगर हम उन्हीं को रिवाइज करेंगे दैट विल बी द बेस्ट थिंग। बिकॉज वहां से मार्क्स को गेन करना इट इज ईजी कंपेयर टू अगर हम अभी कोई नया चैप्टर देख लें, वहां से मार्क्स स्कोर करना वो मुश्किल है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम है कि हम 7 दिन में उसी चैप्टर को सीख भी लें और उसी चैप्टर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर दें, वो भी एग्जाम में, जो रियल एग्जाम होगा हमारा जेई में। सो बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही है हमारे पास कि जितने भी हमने चैप्टर्स रेडी किए, जितने भी हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अगर हम रिवाइज करेंगे इट विल बी बेटर एंड इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू अस। उससे हम बहुत जल्दी स्कोर कर सकते हैं और बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। अगर हम फिजिक्स में देखें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है जो इजीली जिनसे हम स्कोर कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज रे एंड वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का टॉपिक है, बहुत इजी है एंड अनरिलेटेड है। लाइक अगर हम देखें कि हमारे पास मैकेनिक्स होती है,
अगर हम हमें मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स और थोड़ा सा भी सर्कुलर मोशन का आइडिया नहीं होता है, तो हम अगले चैप्टर्स में हम थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो हमें पूरा यूनिट चलाना पड़ता है, उसमें पूरा यूनिट हमें आना चाहिए। बट अगर हम ऑप्टिक्स का यूनिट देखिए, ये दूसरी फिजिक्स से पूरा सेपरेट है। सो हमें इसके लिए बहुत डीप नॉलेज नहीं चाहिए दूसरे यूनिट्स की। So it is very easy for us to prepare these two topics like ray and wave optics। और रे ऑप्टिक्स स्पेसिफिकली एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम पहले भी पढ़ चुके होते हैं। हमने इसको एट्थ में भी पढ़ा होता है, टेंथ में भी हम इससे फेमिलियर हो चुके होते हैं। और पूरा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। लाइक अगर हम रे ऑप्टिक्स में देखें, हमारे पास लेंस फार्मूला होता है, मिरर फार्मूला होता है, मैग्निफिकेशन ये फार्मूलाज होता है। इवन जो हम स्लैब के थ्रू डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा आता है, जो ऐसे ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस जिनको हमें बस फॉर्मूला पुट करना है, और वहां जो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होगी, हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, तो बस उससे हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली वेव ऑप्टिक्स भी एक अच्छा टॉपिक है, जिसमें हमें बस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को ध्यान रखना है। और जितना भी हमारे पास वो डिफ्रैक्शंस होते हैं और वो फ्रिंज पैटर्न्स बनते हैं, अगर हमने उनके जो फॉर्मूले है कि फ्रिंज के बीच डिस्टेंस कितनी है, उन फॉर्मूलाज को हमें अच्छे से रिवाइज करना है। इट विल बी इजी फॉर अस टू स्कोर मार्क्स इन दिस टॉपिक। सेकेंड टॉपिक जो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक बहुत बड़ा यूनिट है। इसमें स्टार्ट से अगर मैं बात करूं, स्टार्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से करते हैं, देन करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर्स, देन हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट आता है, देन ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। सो ये सारे जो टॉपिक्स हैं हमारे पास, ये सारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की यूनिट में आते हैं। तो अगर हमें इन टॉपिक्स में अच्छा करना है, तो हमें पहले से उसकी बेस अच्छी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं जेई मेन के पेपर में। सिंपल हमें बेसिक फॉर्मूलेज याद रखने हैं, किसके, पोटेंशियल के और इलेक्ट्रिक फील्ड के। लाइक अगर हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है जिसपे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस है, तो हमें उस एक सेंटर की आर डिस्टेंस से कितना वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो ऐसे ऐसे फॉर्मूले, या कितना पोटेंशियल होगा, वो अगर हमें आता है, तो इट विल बी वेरी इजी कि इसका क्वेश्चन भी हम सही से कर पाए। देन करंट, इलेक्ट्रिसिटी बहुत बेसिक है। थोड़े से हमें वो ट्रिकी जो सर्किट्स हमारे पास रहते हैं जिसमें रेजिस्टेंसेस एक पैटर्न में गिवन होते हैं, तो वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी रहता है। बस हमें उन सर्किट्स में क्या ट्रिक्स लगती है, क्या वहां पे वो लाइक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है, या जो हमारे पास नल रेजिस्टेंसेस होते हैं उनका ध्यान रखना है। थर्ड टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मे बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट स्कोरिंग वन, इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में अगेन हम वही डिस्कस करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन रेडियो एक्टिविटी जो हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो केमिस्ट्री के साथ भी ओवरलैप कर जाती है। हमारे पास इसमें एक्सरेज भी आती है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इन अगेन फॉर्मूला बेस्ड, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें पता है कि फोटॉन्स गिरेंगे मेटल सरफेस पे, उनका प्रोवाइडेड कि उनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, देन देयर विल बी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर उन इलेक्ट्रॉन्स के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यही सब चीजों पे हमारे पास सवाल आता है। हमें वेवलेंथ गिवन होगी फोटोन की, तो हमें बताना पड़ेगा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुआ है, उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, आई होप कि आपने इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा होगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इनको रिवाइज करना बहुत ईजी। और अगर आप इनको रिवाइज कर पाते और इजीली रिवाइज हो जाएंगे, मतलब अगर आप फिजिक्स का एक टॉपिक करेंगे, केमिस्ट्री का एक टॉपिक, एंड मैथमेटिक्स का एक टॉपिक, दिन में आप 3 टॉपिक करेंगे, तो 7 दिन में आप ये सारी चीजें, ये जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं, ये कवर कर लेंगे बिफोर एग्जाम। और अगर आपने इनको पहले से अच्छे से पढ़ के रखा है और आप रिवाइज करते हैं, बहुत अच्छे से आप टॉप 2 परसेंटाइल में आ सकते हैं। आप आराम से 98 परसेंटाइल से ज्यादा नंबर आपके ना आ जाएंगे। सिमिलरली थर्मोडाइनमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी हमें बस वही प्रोसेसेस का ध्यान रखना है, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, एंड देन वी हैव आइसोकोरिक प्रोसेस। फिर हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेसेस भी आते हैं, और कुछ प्रोसेस होते हैं जो पॉलीट्रॉपिक होते हैं, जो जनरल प्रोसेसेस होते हैं। तो उनकी क्या क्या इक्वेशंस है, अगर हमारे पास एक एडियाबैटिक प्रोसेस है और दूसरा एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगर दोनों के ग्राफ गिवन है, हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा जो कर्व है वो किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एसएचएम। अगेन थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स में यह है कि हमें थोड़ी सी मैकेनिक्स की पहले से नॉलेज पता होनी चाहिए, हमें सर्कुलर मोशन का नॉलेज पता होना चाहिए। बट स्टिल फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ टॉपिक्स है, हमारे पास कैपिलरी राइज है, जो अगर हम पानी में एक छोटा सा ट्यूब डालेंगे जिसका डायमीटर बहुत कम है, तो उसमें पानी राइज कर जाता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो उस वजह से क्या है कि वो कितना पानी राइज करेगा, वो सारे फॉर्मूलेज है हमारे पास। जैसे रेनॉल्ड्स नंबर का भी एक
छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें जिसपे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक्स के जिनको आप कम समय में कर सकते हैं और आप इनसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग में इंपॉर्टेंट चीज है दो ही। वन इज जो हमारे पास इसमें VSEPR थ्योरी होती है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। एंड सेकंड इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट पक्का ही रहता है हर एक शिफ्ट में। हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कैसे, उसमें व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, यही सब क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा उस कंपाउंड या उस एलिमेंट का। सिमिलरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। उसी से क्वेश्चन आते हैं लाइक वही कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है, या कौन सा आउटर शेल कॉम्प्लेक्स है, या कौन सा इनर शेल कॉम्प्लेक्स है, लाइक दोज क्वेश्चंस। सिमिलरली देन केमिकल काइनेटिक्स में हमें बस वही रेट इक्वेशंस का ध्यान रखना है कि अगर जीरो ऑर्डर इक्वेशन है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम केमिकल काइनेटिक्स का जीरो ऑर्डर इक्वेशन देखेंगे, हमें पता होता है कि वहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो कांस्टेंट रहता है। किसमें? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। कि अगर हम रिएक्टेंट का कितना भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एक कांस्टेंट ही रहेगा। देन इफ वी गो टू फर्स्ट ऑर्डर में जो रिएक्शन का रेट है वो प्रोपोर्शनल रहता है टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूला होता है, उसका रेट लॉ डिफरेंट होता है। अगर हम उसमें देखें इट इज AT। अगर हम कोई भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ले ले किसी भी टाइम के साथ, इट विल बी AT इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं उसको डिनोट करूँ A0 से, मल्टीप्लाइड बाई E⁻−KT, वेयर K इज द रेट कांस्टेंट। सो ऐसी डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शंस में हमारे पास डिफरेंट रेट लॉज होता है। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करके निकालना पड़ेगा आफ्टर सम टाइम T उसमें कितना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बचा होगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एक हाफ टाइम का कॉन्सेप्ट है। लाइक हाफ टाइम कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको जल्दी बता दूं, इट इज कि कितना टाइम लगेगा जो रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी उसको हाफ होने में, मतलब हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, उसमें कितना टाइम लगेगा। सो द टाइम टेकन टू रीच to decrease the concentration of the reactant to half of its initial concentration, उसको हम कहते हैं हाफ टाइम। हाफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अलग वैल्यू आएगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग आएगी, सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग आएगी। तो यही सब फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रखने हैं। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो हमें वही सेल्स का, गैल्वेनिक सेल का ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ध्यान रखना है, तो उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। एंड देन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही बेसिक चीज़ है, क्योंकि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC पे बेस्ड है। लाइक वी मस्ट नो कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है। यही जितना पता भी नहीं होना चाहिए, पता होने से सब कुछ नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है उस इफेक्ट का एप्लीकेशन। कि अगर आपको दो कंपाउंड दिए जाए, आप बोलेंगे कि किसमें कौन सा इफेक्ट डोमिनेंट है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। सो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और अगर आप GOC कर पाओगे तभी आप रिएक्शन मैकेनिज्म कर पाओगे। विदाउट GOC रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, नाउ अगर हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। पहले क्यों लिखा है? बिकॉज मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स है, इसका सेपरेट जो रेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स है उससे कोई लेना देना नहीं है। सो अगर आप ये दो टॉपिक करना चाहिए, ये आप कर सकते हैं इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट ऑफ दीज अदर टॉपिक। आपको ये आते हैं या नहीं आते हैं, ये दो आप कर सकते हैं, बिकॉज इनका उनसे ज़्यादा रिलेशन नहीं है। सेकेंड इज सीक्वेंसेस एंड सीरीज, 11th का टॉपिक है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन जरूर ही आते हैं, और इजी क्वेश्चन आते हैं। एज सच नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है AP GP एंड HP का और उनके बीच रिलेशन क्या है, देन इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू टू डू दोज क्वेश्चंस। सेकेंड जो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज sequences, and after sequence and series it is vectors and 3D geometry। again vector algebra different है, पूरा independent topic है, जिसमें आपको यही vectors को break up करना होगा into different components, and 3D geometry में आपको वही planes और lines का relation। तो बहुत ही वेटेज रखता है ये टॉपिक, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं ईच पेपर में, लाइक ईच शिफ्ट में 3 मिनिमम क्वेश्चन या 4 भी आ सकता है। सो दैट इज अ लॉट ऑफ
मार्क्स। अगर आप ये अच्छे से कर पाते हैं और आपने वो क्वेश्चंस को सही से सॉल्व किया, तो आप मैथमेटिक्स में बहुत आगे पहुंच सकते हैं। और ये टॉपिक्स इजी है, लाइक एक छोटे हैं, इजी है और हाई स्कोरिंग भी है। कैलकुलस की तरह नहीं है, क्योंकि कैलकुलस में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लाइक आपको पहले से फंक्शंस, देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देन पूरे आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज और जो वहाँ पे बेसिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो याद रखने हैं। बट इन दिस केस ऑफ वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री, चीज़ें बहुत ईजी है कंपेरेटिवली, और बहुत जल्दी स्कोर भी हो सकता है, और इसका क्वेश्चन भी बहुत ईजी आता है। देन कोनिक सेक्शन, लास्ट ईयर क्या है कि 2025 में कि कोनिक सेक्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए थे, तो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। भले ही थोड़ा सा टॉपिक बढ़ा है, और हमें इसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, लाइक इक्वेशंस ऑफ सर्कल, एंड थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का भी हमें ध्यान होना चाहिए। एंड ओनली आफ्टर दैट हम इलिप्स, हाइपरबोला एंड पैराबोला कर पाएंगे। बट सिंस इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लास्ट ईयर बढ़े थे, लाइक ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन आए थे कोनिक सेक्शन से, तो दो 2 to 3 क्वेश्चंस मिनिमम आए थे। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ इंक्लूड किया है। तो अगर आपके पास टाइम हो और आपने इन टॉपिक्स को पढ़ा हो, पहले से कवर किया हो, बिकॉज इस टाइम पे आप नया टॉपिक नहीं कर सकते, उससे आपका टाइम ही खराब होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा और कोई फायदा नहीं है। बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि अभी आप नया टॉपिक कर लो, अब फिर आप उसकी प्रैक्टिस भी करो, और एक हफ्ते के अंदर उसका क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया वो आप सही भी कर ले। तो इट इज बेटर कि अगर आपने पढ़ा है तभी आप इसको रिवाइज करें, अच्छे से रिवाइज करें। देन सेट्स एंड रिलेशंस, अगेन एक एनसीईआरटी का एक बेसिक सा टॉपिक है, बट इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा आप क्वेश्चन कर लेंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो इट वोंट बी यू वोंट बी एबल टू डू इट। क्योंकि इसका क्वेश्चन ऐसा ही नहीं है कि उसमें कुछ हायर मैथमेटिक्स लगती है या मैथमेटिकल लॉजिक लगता है। वो बस है, आपको चीज पता है तभी आप वो कर पाएंगे, अगर नहीं पता है बहुत ही मुश्किल है आप कर पाएंगे। एंड लास्टली इसमें फंक्शंस एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। फंक्शंस, सिंस कैलकुलस का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, तो अगर आपने फंक्शंस, आई होप आपने फंक्शंस किया होगा, क्योंकि कैलकुलस बहुत वास्ट टॉपिक है, तो उसके लिए फंक्शंस आपने जरूरी किया होगा। तो अगर आप उसको रिवाइज कर सकें तो फंक्शंस पे भी बहुत ही इजी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये एक बेसिक आउटलाइन था कि कौन कौन से टॉपिक्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने इनको किया है और अगर आप इनको एक हफ्ते में रिवाइज कर पाते हैं या जितना भी टाइम आपके पास है, तो आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं जेईई मेन में। नाउ ये स्टडी प्लान की बात थी। अगर हम टाइम मैनेजमेंट पे चले, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है टाइम मैनेजमेंट में, प्रायोरिटीज आपको सेट करनी पड़ेगी कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। जैसे कि मैंने आपको बोला, एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसी भी चीज का कि जो भी आपको स्ट्रेंथ है आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए, और अगर टाइम मिले तो आपको वीकनेस भी सही करनी चाहिए। बट अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, मतलब टाइम आपके पास ज्यादा नहीं है, तो जितना भी टाइम बचा है उसको आप अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करने में यूज करें। सो इसीलिए आप जितने भी आपने टॉपिक्स किए हैं उनका आप एक लिस्ट बना दीजिए। 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कीजिए। एक है कि वेरी स्ट्रांग, जिसको आपने अच्छे से पढ़ा भी है, अच्छे से उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी लगाई है। दूसरा है कि हाँ पढ़े है, प्रैक्टिस भी की है, बट उतना खास उतना होल्ड नहीं है। थर्ड है कि आप या पढ़ा है फिर प्रैक्टिस नहीं की, या तो पढ़ा भी नहीं है, तो वो थर्ड कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स रहेगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितना भी आपके पास टाइम है, आप पूरा का पूरा वो फर्स्ट 2 चैप्टर्स पे स्पेंड करें, मतलब फर्स्ट 2 ब्लॉक्स ऑफ चैप्टर्स, या जो बहुत ही स्ट्रांग है उसको थोड़ा सा रिवाइज करें, उस पर उतना ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। बट जो सेकंड है कि आपने पढ़ा है, प्रैक्टिस भी की है, बट उतना आपका उस पर होल्ड नहीं है, तो इट इज बेटर कि आप उसी को ज्यादा इंप्रूव करें, क्योंकि उससे ऐसा हो सकता है कि उससे क्वेश्चन आ जाए और वो आप सही कर लें, तो एक बोनस मार्क्स रहेंगे आपके लिए। सो इसीलिए प्रायोरिटीज सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये सब कर पाएंगे, आई होप बहुत अच्छे आपकी हेल्प हो जाएगी। सेकेंड इज प्लान योर डे। देखिए, जो आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं उसमें 3 सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। तो सबसे बेस्ट रहेगा कि अगर आप अपने दिन में भी डेली तीनों सब्जेक्ट कवर करें। ऐसा ना करें कि आज मैं मैथ करूं, कल मैं फिजिक्स करूंगा, परसों मैं केमिस्ट्री करूंगा। कुछ लोग कर सकते हैं, और अगर उनके लिए काम किया है अभी तक, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप उनके साथ उसी शेड्यूल के साथ कंटिन्यू करें। बट अगर आपको अभी डिसाइड करने की क्या सही रहेगा, इट इज बेटर कि आप रोज तीनों टॉपिक करें। आप सुबह मॉर्निंग में एक कर लें, फिर दिन में आप दूसरा कर लें, फिर शाम को इवनिंग में आप तीसरा सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप तीनों सब्जेक्ट्स के साथ टच में रहेंगे। लाइक आप ऐसा नहीं कि एक दिन आप इस पे काम कर रहे हैं, आप 2 दिन तक फिर आप इस सब्जेक्ट को भूल जा रहे हैं, फिर तीसरे दिन आप इसको देखते हैं वापस से नहीं। अगर आप डेली तीनों सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे, इट विल बेटर कि आप इसके साथ इन टच रहेंगे। देन द थर्ड थिंग इज डिफाइन शॉर्ट टर्म गोल्स।
शॉर्ट टर्म गोल्स में हम यही बोलेंगे कि लाइक अगर आप आज सुबह स्टार्ट कर रहे हैं तो सुबह से आपको यही ध्यान रखना है कि अगर मैं सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहा हूँ तो दिन के 11-12 बजे तक मुझे कितना अचीव करना है। आपको एक डेफिनेट टारगेट सेटअप करने पड़ेंगे। ये नहीं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, नहीं। आपको अगर टारगेट रखना है, टारगेट ऐसा रखना है जो टेंजिबल हो, जिसको मेजर किया जा सके। जैसे कोई टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपको यही डिसाइड करना है कि हाँ बिफोर लंच मैं इसका पूरा जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करूंगा। एंड सेकेंड, मैं उसके 20 क्वेश्चंस लगा दूंगा प्रीवियस ईयर, ओनली देन उसके बाद ही मैं लंच करूंगा। सो ये एक अचीवेबल और एक मेजरेबल गोल है जिसको आप क्लियरली ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये गोल अचीव हुआ कि नहीं हुआ। सो थर्ड थिंग इज एंड मोमेंट रिवीजन स्ट्रेटेजी। सो सिंस हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो ऑब्वियसली वी विल नॉट लर्न न्यू थिंग्स, हम नई चीज़ें नहीं सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ऑब्वियसली रिवाइज करेंगे। रिवीजन इज द प्रायोरिटी एट दिस मोमेंट। बट आपको ये ध्यान रखना है कि रिवीजन लर्निंग नहीं है, रिवीजन इज नॉट लर्निंग। क्यों लर्निंग नहीं है? बिकॉज हम नई चीजें नहीं सीख रहे हैं। एट दिस पॉइंट जब हम रिवाइज कर रहे हैं तब हमें वही चीजों को बार बार से ब्रशअप करना है जिन पे हमें थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही है, जिन पे हमें उतनी कमांड अच्छी नहीं है, तो उन्हीं चीजों को हमें रिवाइज करना है। ना कि हम नए से टॉपिक्स को स्टार्ट करना है, सीखना है कि ये सीखेंगे कि मेरे पास टाइम है। इससे आपका माइंड अननेसेसरीली स्ट्रेस आउट हो जाएगा एंड यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम। सेकेंड थिंग इज कि आपको हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना भी आप उन पे इनपुट दे देंगे उससे जितना मैक्सिमम आउटपुट आ सके कम इनपुट देने पे, उन्हीं टॉपिक्स को हमें प्रायोरिटाइज करना है। वही टॉपिक्स मैंने यहाँ फर्स्ट स्लाइड में इंक्लूड किए थे। लाइक मैंने मैथ्स में बोला कि वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री बहुत ही हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, कम टाइम में प्रिपेयर हो जाता है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चंस भी इजी होते हैं। और अगर आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे आपकी परसेंटाइल में बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। ओके। लाइक इन केमिस्ट्री में हमारे पास अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो उसमें कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड एंड केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग भले ही बहुत वास्ट है, बट अगर हम केमिकल बॉन्डिंग में भी हमारे पास कम टाइम है और आप पूछेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ें, क्योंकि वो सबसे बेस्ट, उससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है। थर्ड इज पीवाईक्यूज, कोर रिवीजन टूल हमारे पास। इंस्टेड के हम अभी से नए से सारे नोट्स को एक एक पेज हम रिवाइज करें, जो कि पॉसिबल नहीं है, और उससे हमारा माइंड अननेसेसरीली स्ट्रेस आउट हो जाता है कि हमें इतनी इतनी किताबों को पूरा पढ़ना है, पूरे पन्ने हमें मोड़ने हैं। नहीं, उससे बेटर है कि जो लास्ट ईयर के पेपर्स है जेईई मेन के, उन्हीं को हम नए से रिवाइज करें। जो भी क्वेश्चंस गिवन है उनको हम नए से सॉल्व करें, और जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं, अगर हम हमारा आंसर उसमें करेक्ट आया देन वेल एंड गुड। अगर गलत आया तो हमें उसका सॉल्यूशन चेक करना है कि हमने गलती क्या किया है। और इवन अगर हमने सही भी किया उस क्वेश्चन को, देन इट इज ऑल्सो एडवाइस कि आप स्टिल आप उसका सॉल्यूशन चेक करें कि कोई बेटर तरीका तो नहीं है इसको सॉल्व करने का। इफ देयर इज वन, वो आप डेफिनेटली नोट कर लें। और अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, ऐसा नहीं कि आपने सॉल्यूशन देखा हाँ कर दिया एंड देन ठीक है हो गया। आपको ये समझना है कि इसमें कौन सा टॉपिक या इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था जिसका जिसको मैं अप्लाई नहीं कर पाया। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप उस कॉन्सेप्ट को वापस से रिवाइज कर सकते हैं और उसी कॉन्सेप्ट पे 2-3 क्वेश्चन और लगा सकते हैं, ताकि आप फिर चेक करें कि मैंने इस कॉन्सेप्ट को वापस से पढ़ा, क्या मैं अब इसको अप्लाई कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। सो पीवाईक्यूज को यूज करना सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है रिवीजन के लिए, बिकॉज इट इज कॉल्ड रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस। और सिंस आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने एग्जाम में, तो दिस इज द बेस्ट वे टू गो। ऑल्सो मॉक टेस्ट, सिंस आपके पास एग्जाम में कम टाइम बचा हुआ है और आप एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है एंड अगेन ऑनलाइन एग्जाम है, बहुत लोगों की फेमिलियरिटी नहीं रहती है कि कैसे होगा। सो सबसे अच्छी चीज़ जो रहेगी अगर आप मॉक टेस्ट दे लें। देखिए मॉक टेस्ट से आपको ये भी पता लग जाए कि आपकी वीकनेस क्या है, और अगर आपको अपनी वीकनेस असली जो एग्जाम है उससे पहले पता लग जाए तो आपके पास मौका है उनको सुधारने का। और जहां भी आपको थोड़ी सी भी गड़बड़ फील हो रही होगी, आप वहाँ पे डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हैं। और सिंस साथी का प्लेटफॉर्म आपके साथ हमेशा अवेलेबल है हेल्प करने के लिए, आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे टू इम्प्रूव योर सेल्फ। सो मॉक टेस्ट आर मस्ट। कम से कम एक एक मॉक टेस्ट तो कम से कम आपको देना है, और अगर पॉसिबल हो दो भी दे सकते हैं, तीन ज्यादा नहीं देना है। आपको पूरा टाइम मॉक टेस्ट में खराब नहीं करना है, एटलीस्ट वन देना है, ताकि आप फेमिलियर हो जाए सिस्टम कैसे काम करता है। इन केस अगर आपको वहां पे कोई टेक्निकल ग्लिच हो जाती है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। सो
वो सब चीज़ें हैंडल करने के लिए, वो सब चीज़ों के साथ फेमिलियर होने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। कम से कम एक, और अगर पॉसिबल हो दो तो दे दे ही दे। सो नाउ शॉर्ट नोट्स की अगर हम बात करें, शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट्स, देखिए हमने नोट्स बहुत बना दिए होंगे 2 साल, जो लोग 11 12 से प्रिपरेशन कर रहे हैं, या इवन कुछ लोग जो 13th में प्रिपरेशन करते हैं ड्रॉप ईयर में, बहुत नोट्स हमने बनाए होंगे थ्रू आउट द प्रिपरेशन। बट सिंस हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है, ना ही वो रिकमेंडेड है कि हम सारे पेज को पलट के रिवाइज करें, तो सबसे बेस्ट फ्रेंड जो हमारे इस टाइम पे रहते हैं, दे आर शॉर्ट नोट्स, कंसाइज शॉर्ट नोट्स। उनमें क्या क्या लिखा होगा, कोर फॉर्मूले, जैसे हमारे पास जितने भी फॉर्मूले उस चैप्टर के रिलेटेड है, उस फॉर्मूले में कौन सा जो टर्म है वो किस चीज को डिनोट करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। लाइक अगर मैं आपको मिरर फॉर्मूला बोलूं, दैट इज 1/v + 1/u = 1/f, तो हमें पता होना चाहिए वी, यू एंड एफ क्या है, और इनका साइन कन्वेंशन के साथ इनका वैल्यू कैसे चेंज होता है। लाइक अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर गिवन है, तो वी हम पॉजिटिव कब लेंगे, नेगेटिव कब लेंगे, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। वो कब होगा, जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे। एंड सेकंड, शॉर्ट नोट्स में सेकंड चीज क्या होगी, वो कॉन्सेप्ट ट्रिगर्स है। एक तो फॉर्मूला सारे होंगे, दूसरी चीजें ये भी होंगी कि कॉन्सेप्ट, जिससे आपको कोई चीज होती है जो बहुत टिपिकल होती है, लाइक कि ये चीज आपको समझ नहीं आ रही है जल्दी से। लाइक हमारे पास रहता है कि जब अगर कोई बीकर है जिसमें पानी रखा हुआ है, तो उसमें अगर हम कोई कॉइन ड्रॉप करते हैं, उसको हम देखें तो हमें वो लगता है वो कॉइन ऊपर आई होती है, या अगर हम पेंसिल देखें तो हमें लगता है पेंसिल बेंड हुई होती है, अगर हम उसको एक ग्लास ऑफ वाटर में अगर हम पेंसिल डालते हैं। तो ये सब चीजों में जो फिनोमेनन होता है वो होता है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन का वो इमेज डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज जो बनती है वहां पे, कि कितना डिस्प्लेसमेंट आया इमेज में, इमेज कितनी ऊपर आई। तो ये सारी चीजें अगर आपको याद रख कि वेन एवर देयर इज अ बीकर और ए ग्लास फिल्ड विथ वाटर, उसमें आप कॉइन बॉटम पे रखी है या पेंसिल रखा है जो बेंड हुआ हुआ हमें नजर आ रहा है, तो उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, दैट इज रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये सारी चीजें अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करेंगे, या आपको उस टाइम पे डायरेक्ट आपको एक क्विक रिमाइंडर की तरह रहेंगे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। नाउ द थर्ड थिंग इज कॉमन ट्रैप्स एंड मिस्टेक्स। ओके, सो शॉर्ट नोट्स में हमें ये सारी भी चीजें इंक्लूड करनी है कि हम कौन कौन सी मिस्टेक्स फ्रीक्वेंटली करते हैं। कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती है जिनको हमें पता है कि ये सब चीजें गलत है, बट जिनको हम बार बार क्वेश्चंस में करते हैं। जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये मिस्टेक हमसे हो ही जाते हैं। कुछ कभी हम, दीज मिस्टेक्स कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है। हमारे पास साइन कन्वेंशन में हम फॉर्मूला, ये सॉरी, कौन सा हमें साइन लेना है वो भूल जाते हैं। तो उस केस में हमें वो मिस्टेक्स को वहां पे नोट डाउन करना है अपने शॉर्ट नोट्स में, ताकि हम उन पे खासा ध्यान दें कि ये रिपीट ना हो हमारे एग्जाम में। अब ये कैसे, इसमें एक आप ये स्ट्रेटेजी यूज कीजिए कि जितने भी हम मिस्टेक्स हैं शॉर्ट नोट्स में, उनको हम रेड कलर से लिखेंगे, और फॉर्मूला जो है उनको हम अपने ब्लू पेन से लिखेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स को ग्रीन से, ताकि हमारे पास एक काइंड ऑफ कलर कोडिंग रहे। कि अगर मैं लास्ट मोमेंट पे बोलूँ कि मुझे बस ये ध्यान रखना कि मैं सिली मिस्टेक्स क्या कर रहा हूँ एग्जाम से पहले, ताकि मैं एग्जाम में उनको रिपीट ना कर पाऊँ, तो मैं डायरेक्ट पूरे शॉर्ट नोट्स को भी ना देखूं, मैं बस वही चीज़ों को देखूं जो रेड रेड में लिखी है, ताकि मुझे वो मिस्टेक्स याद आए, वो मेरे दिमाग में रहे वो मिस्टेक्स, जिनको मैं फिर एग्जाम में रिपीट ना करूं। कि एंड द इम्पोर्टेंट थिंग, अब सिंस सिर्फ एक हफ्ता बचा है हमारे पास, तो बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है कि हमें अपनी सेहत पे ध्यान रखना है। बिकॉज अगर हम ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम, अगर हम उस दिन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो हमारी मेहनत का कोई फिर फायदा नहीं होगा। मेहनत ज़ाया नहीं होती है, बट एटलीस्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाएगा अगर हम एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए। तो अब एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कैसे करना है, वी हैव टू टेक स्लीप, सिंस हम ह्यूमन बींग्स है, हमें स्लीप की नीड है, क्योंकि स्लीप से ही हमारे ब्रेन को रेस्ट मिलता है। एंड जब रेस्ट मिलता है तभी हमारा ब्रेन उसके बाद बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, बहुत अपना बेस्ट दे पाता है। सो इट इज़ नेसेसरी कि हम 7 से 8 घंटे की स्लीप ले लें, बिकॉज इट इज़ साइंटिफिकली एस्टेब्लिश्ड कि इतनी स्लीप नेसेसरी है एक ग्रोन एडल्ट के लिए, टू सो दैट कि इसका ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर पाए। लाइक हम ये सब चीज़ों से बहुत इंस्पायर हो जाते हैं कि मैं बस 5 घंटा सोता हूँ, मैं 4 घंटा सोता हूँ, ये चीज़ें सुनने में अच्छी लगती है, बट इनका रियलिटी में कितना इम्पैक्ट आता है हमारी परफॉर्मेंस पे या हमारी एफिशिएंसी पे, ये आप तभी अंदाजा लगा पाएंगे जब आप इसको कंपेयर करेंगे, जब आप पूरा सो के फिर अगर आप कम आवर्स भी पुट इन करते हैं, बट उनको आप एफिशिएंटली पुट इन करते हैं, तो आपका आउटपुट मच बेटर रहता है कि आप
पूरे दिन वो नींद के साथ रह के काम कर रहे हैं, उसमें क्या है कि आपकी मिस्टेक्स भी बढ़ जाएंगी, आपकी एफिशिएंसी भी नहीं रहेगी, और जो चीज़ें आपको आती होंगी उनको भी आप गलत कर डालेंगे, जो कि कोई नहीं चाहता है कि उसके साथ हो। तो सेकंड थिंग इज कि ईट हेल्दी फूड। इस टाइम पे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अवॉइड ही करें बाहर जाने का, कि बाहर जो हम फास्ट फूड वास्ट फूड खाते हैं, बिकॉज आफ्टर एग्जाम आप खा ही सकते हैं, बट बाहर चीजें बनती है तो हाइजीन पे उतना ध्यान नहीं रहता है। भले ही ध्यान रहता भी है कि मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत है कि कोई सा भी वहां पे लूप होल हो गया, आपने खाना खा लिया उसमें कुछ इन्फेक्शन था एंड आप बीमार पड़ गए, तो इसकी वजह से आपका एग्जाम खराब जा सकता है। सो इट इज बेटर कि इस हफ्ते आप घर का ही खाना खा लें, अवॉइड करें अननेसेसरीली बाहर जाना, बिकॉज नो वन नोज कि बाहर क्या होगा, बाहर के खाने में क्या डाला हो। सो इट इज बेटर टू अवॉइड इट। ऑल्सो कि आप अगर एक्सरसाइज आपको डेली करनी चाहिए, बिकॉज एक्सरसाइज करने से भी हमारा ब्रेन बहुत फ्रेश हो जाता है, लाइक जितना भी स्ट्रेस एक्यूमुलेट हुआ होता है वो रिलीज हो जाता है। सो इट इज बेटर कि अगर हम लाइट एक्सरसाइज डेली करें, नॉट हैवी एक्सरसाइज जिससे हम थक जाएं, एक्सरसाइज करने के बाद हमें सोना पड़े, उससे हमारा टाइम ही खराब होगा, बट हाँ लाइट एक्सरसाइज कि हम वॉक पे चले गए या थोड़ी सी रनिंग कर लिए, जिससे हम थोड़ी सी रिचार्ज फील करें और स्ट्रेस फ्री फील करें। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। लाइक वाटर से हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, और जितना भी बॉडी में हमारे पास हाइड्रेशन रहता है, जितना भी हमारी बॉडी में पानी रहता है, उससे भी हमारे ब्रेन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक जितना ज़्यादा पानी अवेलेबल रहेगा हमारी बॉडी में, उतना ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर पाता है। सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प अस इन आवर एग्जाम। सो नो, डेज बिफोर द एग्जाम, सिंस अब एग्जाम पास आने वाला है, तो वी शुड अवॉइड ओवर थिंकिंग। कि बहुत लोगों के मन में अभी ये सवाल आता होगा कि क्या होगा एग्जाम में, कितने क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, लाइक मेरे कितने मार्क्स आएंगे। ये चीज़ें हमारे साथ भी हुई है सिंस आई हैव ऑल्सो अपियर्ड इन दिस एग्जाम। बट हाँ, उन सब चीज़ों को सोचने से हमारा कोई भला नहीं होने वाला। इट इज़ जस्ट कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सिंस हम ह्यूमंस है, हमें वो टेंडेंसी रहती है कि हम सर्टेनिटी चाहते हैं, हम हर एक चीज़ का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि क्या होगा। बट हाँ, ये भी एक रियलिटी है कि हर एक चीज़ सर्टेन नहीं है, अनसर्टेनिटी पार्ट ऑफ लाइफ है, और उस अनसर्टेनिटी को हम सॉल्व नहीं कर सकते। सो वी शुड अवॉइड ओवर थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स, कि हमारे पास जो चीज़ें जो हमारे हाथ में है, लाइक हमारे पास रिवीजन है, हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल है, वी शुड ट्राई टू स्पेंड आवर टाइम ऑन दोज थिंग्स। ना कि हम ये सब चीज़ें सोचने बैठे कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, अगर ये हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो कैसा होगा। सो वी शुड ट्राई टू अवॉइड दोज थिंग्स। एंड द सेकेंड थिंग इज अवॉइड अननेसेसरी एक्टिविटीज। लाइक अभी अगर आपका मन करे कि चलो मैं साइकिल पे बाहर चलता हूँ, बट सिंस कोई कार वाला या इवन मोटरसाइकिल पे कोई आया और आपको आपके साथ वो कोलाइड कर जाए, तो आपका एक्सीडेंट हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो उस केस में क्या, अगेन आप ही का एग्जाम खराब चला जाएगा, यू नेवर नो। तो बेटर रहेगा कि आप घर में ही रहे, जितनी भी चीज़ें अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें। सो क्योंकि जब ऐसा आता है तो लाइक ऐसा फील होता है कि सारी बुरी चीज़ें हमारे साथ ही होती है जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। सो टू अवॉइड ऑल दोज थिंग्स, इट इज़ बेटर टू स्टे एट होम इन केस कि अगर नेसेसरी नहीं है। नाउ सिंस ये हाई वेटेज टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, यहाँ पे भी ये लिखे हुए हैं, लाइक रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म। सो इन टॉपिक्स को आप एक बार पढ़ सकते हैं, और आई होप कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये सब टॉपिक्स बहुत हाई वेटेज रखते हैं, क्योंकि आपने प्रिपेयर किया होगा, आपने PYQs लगाए होंगे, और आपको एटलीस्ट एग्जामिनेशन का आइडिया होगा कि कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इजी क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से आते हैं। सो यस, जब भी आप रिवीजन करें तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यू रिवाइज स्मार्टली, नॉट एक्सेसिवली। सब कुछ रिवाइज नहीं करना है, तो वो रिवीजन नहीं हुआ तो आप वही चीज़ बार बार पढ़ रहे हैं। वही चीज़ें रिवाइज करें जहाँ पे आपको थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही हो, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि इस चीज़ से सवाल आ सकता है, तो उन चीज़ों पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ज़्यादा ध्यान उन चीज़ों पे। ऑल्सो गो थ्रू ऑल द फॉर्मूलाज, हर एक फॉर्मूला, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बेसिक फॉर्मूलाज पे आते हैं। तो अगर आप कोई टॉपिक, अगर आपका कोई चैप्टर वीक भी है, तो बेटर है कि आप उसका ये सब एटलीस्ट जितने भी फॉर्मूलेज है उसमें वो सब पढ़ के जाएं, और वो फॉर्मूलेज में जो जो भी हमारे पास टर्म है वो क्या डिपिक्ट करती है, वो सब भी आप अच्छे से ध्यान दे के उस पर देख ली कि कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं उसका
यूनिट चेंज कर लूँ, मतलब सेंटीमीटर से मीटर चेंज कर लूँ, तो मुझे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई तो नहीं करना है, लाइक ऑल दोज थिंग्स। लाइक हमारे पास एप्सिलन भी रहता है एंड म्यू भी रहता है। लाइक एप्सिलन हमारे पास परमिटिविटी रहती है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास एप्सिलन विच इज द परमिटिविटी। परमिटिविटी हमारे पास वैक्यूम की भी हो सकती है एंड मीडियम की भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास आती है रिलेटिव परमिटिविटी। सो ये सब चीजें, कौन सा सिंबल एप्सिलॉन नॉट, इट डिनोट्स द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एंड देन एप्सिलॉन डिनोट्स द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, देन एप्सिलॉन आर डिनोट्स द रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा सिंबल कौन सी चीज को डिनोट करता है। ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व द पी वाई क्यूज इन अ टाइम बाउंड मैनर। जितने भी हमारे पास पी वाई क्यूज है उनको आप टाइम बाउंड मैनर में, ताकि आप जो रियल एग्जाम कंडीशंस है उनको रेप्लिकेट कर पाए, ताकि आप एग्जाम के लिए बेटर प्रिपेयर हो पाए। सो नाउ ड्यूरिंग द एग्जाम, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तब पेपर को कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट थिंग इज कि क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट ऐसे 1 2 3 लाइन से मत सॉल्व कीजिए। आप क्वेश्चंस को राउंड्स में सॉल्व कीजिए। जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, अगर आपको लग रहा है ये आपसे होगा, यू गो फॉर इट। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये उस टॉपिक से जो मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है, आप इसको बाद में रख सकते हैं। पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जो उन टॉपिक से जिन पे आपकी कमांड अच्छी है। सो इट इज बेटर कि आप वही क्वेश्चन पहले सॉल्व करें जहां पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जहां पे आप नेगेटिव मार्क्स अवॉइड कर सकते हैं। एंड आफ्टर यू आर डन विद दोज क्वेश्चन, उसके बाद आप उन क्वेश्चन पे चले जाएं जिनको आपने मार्क किया होगा, हाँ इनको मैं बाद में देखूंगा। थोड़ा सा आइडिया है आपको, आपको फॉर्मूला याद है, बस आपको थोड़ी सी वहां पे कैलकुलेशन करनी है या कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अप्लाई करना है, तो उसको आप सेकेंड राउंड में कर दीजिए। एंड थर्ड राउंड में वो कर दीजिए जिन क्वेश्चंस पे आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तभी वो सॉल्व कर पाएंगे। और जितना भी आप रफ वर्क करें उसको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करें। लाइक अगर आपने एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करने बैठे, आपने उसको आधा सॉल्व किया, उसके बाद आपको लगा कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या करना है इसके आगे, तो जब आप नेक्स्ट राउंड में आएंगे यू शुड बी एबल टू यूटिलाइज दिस रफ वर्क, कि जितना आपने पहले राउंड में रफ वर्क किया था उस रफ वर्क को आप यूज कर सके सेकेंड टाइम। ऐसा ना हो कि जब आप सेकेंड राउंड में आए तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन नए से सॉल्व करना पड़े। अगेन मॉक जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको एक मॉक टेस्ट देना चाहिए, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले सॉल्व करना चाहिए और किस टाइप से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए। वो आपको तभी पता लगेगा जब आप पहले खुद प्रैक्टिस करेंगे, जब आप खुद मॉक टेस्ट दे देंगे। अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस सॉल्व करने जाते हैं तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप बाद में ही सॉल्व करें। और जितना भी आपने, अगर आपने उनको पहले राउंड में ट्राई किया था, जितना भी आपने रफ वर्क किया था उस समय पे, तो आप ट्राई करें कि वो रफ वर्क आप यूटिलाइज कर पाए, आप नए से न स्टार्ट कर पाए, बिकॉज वो उससे आपका टाइम ही खराब हो जाएगा। एंड एट लास्ट मैं यही कहूंगा कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जिनको जीतना होना है वो कभी हार नहीं मानते हैं, और जो हार मानते हैं वो कभी जीत नहीं पाते हैं। सो इसी के साथ मैं अपना सेशन यहाँ पे एंड करता हूँ। आई थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड माई बेस्ट विशेस आर विद यू। थैंक यू। अगर आपका कोई या किसी का भी कोई क्वेश्चन वोश्चन हो, मैं उसको डेफिनेटली अभी यहाँ पे ट्राई करूंगा सॉल्व करने की। ठीक है, आपको है थैंक यू। तो लाइक हमारे पास there is a question like, sir, just want to ask from where we got the best mock test। सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट रहेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेई मेन के पेपर्स हैं लास्ट ईयर के, उन्हीं को अगर आप सॉल्व करेंगे वो सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट है, क्योंकि वो एनटीए के पेपर्स हैं एंड सिंस एनटीए इज कंडक्टिंग, तो आपको उससे बेटर आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और वो इजीली अवेलेबल रहेंगे, नेट पे फ्रीली अवेलेबल रहेंगे। और मॉक टेस्ट को आप ऐसे अटेम्प्ट करें कि जैसे आप रियल पेपर दे रहे हैं, ताकि जब आप रियल एग्जाम देने जाए आप ऐसे जाए कि आपको हाँ फेमिलियरिटी है इस एग्जाम के साथ। ऐसा ना लगे आप कुछ नया करने जा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप बहुत एंग्शियस रहेंगे, बहुत इंसान स्ट्रेस रहता है, ताकि क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत टाइम से हमने इसकी तैयारी की होती है। सो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए, एंग्जाइटी कम करने के लिए इट इज़ बेटर कि हम मॉक टेस्ट दे के उन कंडीशंस को रिप्लिकेट कर पाए और खुद को फेमिलियराइज करें।
ठीक है यामिन, हम सेशन को कंक्लूड करेंगे। आई थिंक आपका भी टाइम स्कैर्सिटी है, सो आप भी यस। कहीं ना कहीं एंगेज होंगे। सो थैंक यू यामिन, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अभी आपके कोई भी मोटिवेशनल सेशन नहीं है, कि आपका लास्ट मोटिवेशनल सेशन था। आप लोगों को अभी अपने जो भी बताया गया है इन 3 मोटिवेशनल सेशंस में, आपको उन्हीं चीजों पर फोकस करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। आपने जितना पढ़ा है, जो पढ़ा है उसी पे फोकस करिए और अपना बेस्ट कीजिए। आउटकम कुछ भी आए, आप अपना बेस्ट करिएगा। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।